इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच युद्ध छिड़ने की वजह से वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अधिकतर शेयर में बिकवाली हावी है। युद्ध की वजह से दुनिया भर के बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव की आशंका बढ़ गई है और इसकी वजह से रुपए में भी दबाव बढ़ने की संभावना है। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी है, जो समझ से परे है। गोल्ड की रिकॉर्ड तेजी पर अभी ब्रेक लगा है। इस बीच दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध की वजह से भारत के लिए डिप्लोमेटिकली चुनौती बढ़ गई है। साथ में इस युद्ध की वजह से भारत से एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ने की संभावना है। युद्ध की वजह से इधर एयर इंडिया ने तेल अवीव के उड़ानों पर रोक लगा दी है। सर, पहला असर सबसे ज़्यादा क्योंकि ईरान की बात है, ओपेक का तीसरा बड़ा उत्पादक है। कच्चे तेल को लेकर क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? और युद्ध के बाद तो ये उम्मीद थी कि बहुत तेज़ी से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ गिरावट दिख रही है। तेल की कीमतों में जो रिस्क प्रीमियम बना था उसमें आज हमने थोड़ी कमी देखी और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें $90 से नीचे $89 के आसपास और उसके आसपास आ गई। ब्रेंट की कीमतें जो हमें चार्ट पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि कच्चे तेल का बाजार एक और तेजी की तैयारी में बैठा हुआ है। जो घटनाक्रम हमें अरब मध्य पूर्व में दिख रहा है, जिसमें 1970 के बाद ईरान प्रत्यक्ष रूप से किसी युद्ध में उतरा है, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम तेल बाजार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक का जो इजराइल और हमास का युद्ध था वो नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में था। उनके साथ इजराइल का युद्ध चल रहा था, जो आमतौर पर संगठन हैं, मिलिशिया हैं, आतंकवादी संगठन हैं। लेकिन पहली बार ईरान के गार्ड्स ने इस बात को प्रमाणित किया कि उन्होंने सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिसे निष्फल किया गया डोम के जरिए, अमेरिका के डोम के जरिए। और यहाँ से अब उल्टी गिनती ये है कि इजराइल की वापसी पलटवार कब होगा, रिटेलिएशन कब होगा और किस परिस्थिति में होगा। इजराइल की तरफ से कहा भी गया है कि रिटेलिएशन किया जाएगा और ये रिटेलिएशन ही मध्य पूर्व में किसी बहुत बड़े टकराव की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर क्षमता से संपन्न मुल्क है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, सामरिक रूप से मजबूत देश भी है और इससे जो उठापटक पूरे अरब की दुनिया में बनेगी उसका असर तेल बाजार पर दिखाई देगा। हमें इसलिए तेल बाजार को करीब से देखना और ज़रूरी है क्योंकि ओपेक देश पहले ही उत्पादन में कमी कर चुके हैं, कटौती कर चुके हैं, तो बाजार में मांग की तुलना में आपूर्ति पहले से ही संतुलित, नियंत्रित और कमज़ोर है। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट की संभावनाएं आंक ली गई हैं, इसलिए उसकी मांग को डिस्काउंट कर दिया गया है। यूरोप के बाजार में अमेरिका का तेल पहुँच रहा है तो वहाँ की मांग को डिस्काउंट कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में कोई भी रिटेलिएशन इजराइल की तरफ से अगले 24 घंटे 48 घंटे में कच्चे तेल की कीमतों को नई ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। सर, गोल्ड को लेकर कैसा परिदृश्य बनता दिख रहा है आपको? गोल्ड में दिलचस्प कहानी है। इस समय दुनिया के बाजारों की बहुत सारी परिस्थितियां एक साथ इस पीली धातु के पक्ष में दिख रही हैं और जो कीमतें हैं वो तो प्रत्याशित हैं। इस लेवल पर कीमतों के होने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनको समझना ज़रूरी है कि US डॉलर की कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद येन की तुलना में अगर देखें तो 34 साल की सबसे ऊंचाई पर है। येन में काफ़ी कमजोरी दिख रही है। इसके बाद भी गोल्ड की कीमत में कोई कमी नहीं आई। मुद्राओं के परिदृश्य के आधार पर देखें तो येन और युआन दोनों महत्वपूर्ण मुद्राएं डॉलर की तुलना में टूटी हुई हैं, यानी इन दोनों बाजारों में सोने की मांग बढ़ने की संभावना है। घरेलू मुद्रा में कमजोरी हमेशा लोगों को सोना खरीदने की तरफ प्रेरित करती है, बैंकरों को सोना खरीदने की तरफ प्रेरित करती है। चाइना में सोने की खरीद तेजी से बढ़ी है ज्वेलरी बाजारों में और इसलिए सोने की मांग भी बढ़ी और बैंकर्स तो खरीद ही रहे हैं। दूसरी परिस्थिति यह है कि युद्ध की अनिश्चितता की परिस्थिति में महंगाई का नया दौर आने वाला है, जिसके बाद गोल्ड बाजार को उम्मीद है कि अभी किसी भी स्थिति में दुनिया का कोई भी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कमी नहीं करेगा, यानी सोने में निवेश बढ़ता रहेगा। और तीसरा ये कि सोने के बाजार में जो दो नए बड़े खिलाड़ी हैं, बैंक और ETF, बैंक मौद्रिक कारणों से मुद्राओं की कमजोरी के कारण सोना खरीद रहे हैं और ETFs को ये दिखाई दे रहा है कि आप सोने में ये तेजी थोड़ी लंबी चल सकती, इसलिए वहाँ निवेश बढ़ रहा है। तो सोने के पक्ष में कई दशकों बाद, मुझे लगता है कम से कम 60-70 सालों बाद ऐसी परिस्थितियां बनी जब सारे के सारे संकेत सोने की तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। परिस्थितियां इस तरीके की। इस बीच सोने का भाव बढ़ने की वजह से रिजर्व बैंक के फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। देश का फॉरेक्स रिजर्व 5 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में 2.98 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 648 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। ये ऐतिहासिक स्तर है। इसी दौरान सोने का रिजर्व भी करीब 2.4 अरब डॉलर बढ़कर 54.55 अरब डॉलर का
हो गए हैं। सर, अब बात ये कि सेंट्रल बैंक आगे क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कच्चा तेल में आप कह रहे हैं कि नई तेजी आ सकती है, फिर महंगाई बढ़ेगी, तो सेंट्रल बैंक ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों में का असर WTI की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर नजर आया और अमेरिका में दिखने लगा कि महंगाई वापसी कर रही। जिस परिस्थिति की उम्मीद की जा रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी परिस्थितियां सुधरेंगी, वो संभावना बनती कम दिखाई दे रही है और इसलिए अब महंगाई के नए दौर को देखते हुए दुनिया के बैंक ब्याज दरों में कोई कमी नहीं करेंगे और इसका सीधा असर हमें शेयर बाजारों के में वॉलेटिलिटी के तौर पर दिखाई देगा। तो जो शुरुआत में हमने कहा कि भारतीय बाजार में EPS और वैल्यूएशन के बीच में जो फ़र्क है वो तो खासा बड़ा है ही, लेकिन अब पूरी दुनिया के बाजारों के लिए इस नए युद्ध के मोर्चे की दृष्टि से, ईरान और इजराइल के मोर्चे की दृष्टि से और इसके अलावा अमेरिका में चुनाव, यूरोप के कई देशों में चुनाव की परिस्थिति में जो पॉलिसी पैरालिसिस आएगी है, जो पॉलिसी का वैक्यूम आएगा, उस परिस्थिति में दुनिया के शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव का दौर खासा तेज रहेगा। ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप बाजार को करीब से देखते हैं तो इस दौरान अगले 3 या 4 महीनों के दौरान शेयर बाजार के साथ मुद्रा बाजार को करीब से देखिएगा। येन में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, युआन में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, यूरो में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया में महंगाई की संभावनाएं बढ़ती हैं, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं, सोने की कीमतें बढ़ती हैं, मुद्राओं की तस्वीर थोड़ी डामाडोल होना शुरू होती है। मुद्राएं कमज़ोर होने से आयात महंगे होते हैं। किसी भी देश में ऐसा हो, वहाँ पर ज़िंदगी जीने की लागत पर असर पड़ता है और दुनिया के बाजारों में के लिए उस देश के निर्यात भी महंगे होने लगते हैं। तो मुद्राएं महत्वपूर्ण फैक्टर हैं अगले 2-3-4 महीनों तक। करेंसीज कैसे बिहेव करेंगी डॉलर के अगेंस्ट और एक दूसरे के अगेंस्ट, अपने ट्रेडिंग नेशंस के विरुद्ध, की युआन और रुपए के बीच में किस तरीके से की पैरिटी होगी या येन बाकी करेंसीज के साथ कैसे मूव करेगा, ये देखने वाली बात होगी।